अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीस और आप देख रहे हैं UR अदीस। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं अतीक अंसारी जी, जो कि एक खुद जर्नलिस्ट हैं और ये बुनकर नेता हैं, लेकिन ये अपने आप को बुनकर नेता कहलवाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये एक जर्नलिस्ट हैं और ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे कि कल जो मीटिंग तय की गई है, यानी 17 नवंबर 2020 को रमा रमण जी की अध्यक्षता में और बुनकर नेताओं को और सरदार साहबान को जो बुलाया गया, उसमें क्या वार्ता होगी, क्या कन्वर्सेशन होगा, इनसे हम बात करेंगे। तो अतीक अंसारी जी, आपसे सबसे पहला सवाल कि कल की जो बैठक है, आप भी उसमें जा रहे हैं? आप भी उसमें जा रहे हैं कल की बैठक? जी। तो कल की जो बैठक है उसमें आपने कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं या फिर वहां पे जाके अलग से मतलब कुछ आपकी मांग रहेगी? किस तरीके से, मतलब क्या प्लानिंग है कल की आपकी? देखिए, ऐसा है कि बनारस की लगभग 6 तंजीमें मेरे साथ जा रही थी। बिल्कुल, ठीक है। और कल मैंने बैठाया था सबको कि इत्तेफाक हो जाए कि क्या हमें मांगना है। प्रस्ताव बनाना थोड़ा सा उसमें वक्त तलब होता है। प्रस्ताव टांडा से हाजी इफ्तिखार भी बना के अपना वायरल कर रहे हैं। बिल्कुल। मऊ से अरशद जमाल भी वायरल कर रहे हैं। उनके 3 प्रस्ताव हैं। तो हमने लोगों को यह मशवरा दिया कि आप लोग वो अपने नए सिरे से मेहनत करने के बजाय वो जो ऑलरेडी बना हुआ है, उन लोगों ने भेजा हुआ है, उसको आप देख लो और उसमें से पसंद कर लो, और जिस पर इत्तेफाक हो जाए उसको जो है अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से आप लोग भी दाखिल कर दो। तो ये तो मैंने कह दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां जाने के बाद ही सीन साफ होता है। बिल्कुल, कि क्या क्या नक्शा बनेगा, क्या वहां का सीन होगा। इसलिए कि 5-6 बार हम लोग जा चुके हैं। अब जैसे इसके जब बीच में एक मरतबा जब हम लोग गए थे तो वहाँ अच्छी खासी तादाद में लोग थे। टांडा से हाजी इफ्तिखार साहब थे। अब मैं साफ साफ बात करना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। टांडा से हाजी इफ्तिखार साहब थे और उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत काफी लगभग आधा दर्जन जिलों से अच्छी खासी तादाद में लोगों को बुला रखा था। अच्छी बात है, सबकी शमूलियत होनी चाहिए। वहां उन्होंने एक बड़ा अजीब सा रोल अदा किया। अरे भाई, वो देखिए कुछ हम लोगों के बीच में अपने ही लोग कुछ ऐसे हैं, जैसे लगा कुछ लोग घात कर रहे हैं, और वहां उन्होंने पाला खींचा। चलिए हम लोग अलग बैठ के बात करते हैं। अच्छा। जो सीन आया सामने कि आप बुनकर नुमाइंदा हो, हम भी बुनकर नुमाइंदा है, दूसरे जिलों से भी लोग आए हैं, आप वहां पे एक टीम बना रहे हो, एक लाइन खींच रहे हो, आप डिवीजन कर रहे हो, चलिए हम लोग अलग बैठ के बात करते हैं। तो वो कड़वा तजुर्बा जहन में है, यानी अपने में ही वो बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये लकीर खींची वहां पे। मैं इस बात को दावे से मीडिया पे कह रहा हूँ, तो मैं मतलब ये सुनी सुनाई अफवाह नहीं बात कर रहा हूँ। मैं जिसका चश्मदीद गवाह हूं, मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने, उनका ये जुमला था, चलिए हम लोग अंदर कहीं बैठ के अलग से बात करते हैं। तो जब वहां इस तरह का सीन आया तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हो गई। हम लोग को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि यार ये तो जिंदगी में पहली बार हो रहा है कि एक तबका, उसका रहनुमा, अब ये कह रहा है कि चलिए हम लोग अलग बैठ के बात करते हैं। छोड़ दिया गया और उसके बाद थ्रू आउट इस पूरे एजिटेशन में छोड़ दिया फ्री। जो आपको करना हो करिए। तो उन्होंने सब किया, उन्होंने हड़ताल करी, उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने मानव श्रृंखला बनवाई, उन्होंने ये किया। ठीक है, करें, उससे हमें कुछ गरज नहीं। बात सवाल कल की है। तो एक सीन इसके पहले हम भुगत चुके हैं कि चलिए हम लोग अलग चल के बात करते हैं। अब कल का क्या सीन बनेगा पता नहीं, वो कड़वा तजुर्बा तो जहन में है ही। तो इमीडिएट जो मुनासिब लगेगा और जो बुनकरों के हक में हमें लगेगा, हमारी टीम को लगेगा, हम वो बात करेंगे वहां पे। नहीं, एक सवाल ये है कि आपने अभी जो बताया कि इसके पहले उन्होंने लकीर खींच दी थी, तो कहीं कल ऐसा ना हो कि लोग अलग अलग लोग जाए, यानी कि 3 लिस्ट जारी की गई है जो उसमें लगभग 37-38 लोग के नाम हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल लोग जाएं और अलग अलग प्रस्ताव रमा रमण जी के सामने पेश करें, तो कहीं आपस में ही घमासान ना हो जाए और फिर मामला सुलझने के बजाय कहीं और उलझ ना जाए। देखिए, आप जिस बात से खौफजदा है उसको हम ऑलरेडी भुगत चुके हैं। ये सीन वहां पे, ये भोंडा सीन वहां पे बन चुका है। इसलिए बन चुका है कि 2 हजरात नुमाइंदगान में गिने जाते हैं। उनको दरअसल इसका सलीका अभी तक मेरे सामने नहीं आया उनका, कि सलीके से बातें हों, बैठे खुले दिल दिमाग से मशवरा करें और अक्सरियत की राय पर इत्तफाक करने का मादा पैदा करें। मतलब अगर फर्ज कर लीजिए 10 लोग हैं तो उसूल ये कहता है कि 5 से ज्यादा जिधर हो वो बात मानी जानी चाहिए। बिल्कुल, कोई बात ऐसी नहीं है जिसको पूरा 100% लोग मान ले।
तो तरीका यही है कि अक्सरियत की जो राय हो उस पर वो भी इत्तेफाक करे, दिल पे पत्थर रखे जो अकलियत में है। ये एक तरीका हुआ, वो सब अपनाया गया नहीं। वहां उन्होंने ये रोल अदा किया कि चलिए हम लोग अलग से बात करते हैं। थोड़ा सा फोन को ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, अब सही। आपको जो खदशा है तो वहां कल इस तरह का सीन, तो आपको खदशा है, मुझे पूरा यकीन है कि वहां ये सब होगा। लेकिन इसमें देखिए कोई बहुत मतलब इसको मायूसकुन बात हम नहीं कहते कि पूरा सूबा है, लाखों बुनकर हैं, दर्जनों जिले हैं, दर्जनों तरह की सर्कमस्टांसेस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, हालात हैं, सबकी जरूरियात अलग अलग हैं। तो इसमें इसको इख्तलाफ नहीं कहते, बिल्कुल इसको इख्तलाफ में मानता ही नहीं। अरे किसी को 4 रोटी की भूख है, वो 4 रोटी मांग रहा है, किसी को 2 रोटी की भूख है, वो 2 रोटी को मांग रहा है। तो वो अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से मांग रहे हैं, इसमें इख्तलाफ की क्या बात है। अब उसके मांगने का तरीका और उसका मुकद्दर कि सरकार किसकी मान लेती है, तो बहुत ज्यादा कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा, ये प्रीमेच्योर होगा। कल देखा जाता है क्या होता है। अच्छा, जो अरशद जमाल जी ने जो 3 प्रस्ताव क्रिएट किए हैं और उन्होंने फेसबुक पर इसको साझा भी किया है, तो उसमें उन्होंने ज्यादा 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराने की बात कही है और उस पर जोर दिया है। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? देखिए वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, मेरा जहां तक अंदाजा है कि उनकी निगाह के सामने मऊ है, मऊ को वो देख रहे हैं। बिल्कुल। और अगर मऊ को वो गलत निगाह से देख रहे हैं तो उनकी मुखालफत में आवाज तो मऊ से ही उठनी चाहिए, जो अभी तक नहीं उठी है। तो मऊ की जो हालात हैं, मऊ की जो डिमांड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरियात हैं, उसके मुताबिक उन्होंने इसको मुनासिब समझा होगा और ये रखा है। तो अक्सरियत को उन्होंने निगाह में रखा है, गुर्बत को उन्होंने निगाह में रखा है। अक्सरियत में गरीब तबका है, अगर उन्होंने उस तबके को निगाह में रख के उसकी जरूरत की नुमाइंदगी करने की कोशिश की है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है। और ये बात मेरे सामने आएगी तो मैं भी इसी को पसंद करूंगा। तो आपने भी कोई प्रस्ताव तैयार किया है या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए कल? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अरशद ने जो 3 प्रस्ताव बनाए उसमें 1 से 8 तक है, 1 से 5 तक है, और उसके अलावा वो सब्सिडाइज्ड यूनिट वाला है। हम 1 से 8 तक को मैं पर्सनली ज्यादा पसंद कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये तरीका है नहीं। 6 तंजीमों से लोग जा रहे हैं, बकिया अपने तौर पे जा रहे होंगे जी। तो वहां देख लिया जाएगा और हम लोग 6 तंजीमें आपस में इत्तेफाक करके उसी को पुटअप करेंगे, उसी पे आर्गू करेंगे, ठीक है। तो ये आप अगर मान लीजिए कल कोई नतीजा निकल जाता है, जैसे एक प्रस्ताव पे मुहर लग जाती है, तो आपको क्या यकीन है कि उसी प्रस्ताव पे अमल किया जाएगा और उसी प्रस्ताव को लागू किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से कई नुमाइंदे पेश किए गए थे, जैसे कि नौनी सहगल जी आप देख लीजिए, 3 सितंबर को उन्होंने कुछ वादा किया था और उसको इन लोगों का कहना है कि पूरा नहीं किया था। तो इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि कल मान लीजिए किसी प्रस्ताव पे मुहर लग गई तो क्या वो कानून बन जाएगा, वो अमल में लाया जाएगा? देखिए, मिलता है मांगने पर, सलीके से मांगने पर मिलता है। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा जो इसके पहले मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि नवनीत सहगल ने, जो इन लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वादा खिलाफी की, तो वादा खिलाफी नहीं हुई। 14 तारीख को जनादेश, वो शासनादेश आ गया, 15 को जियो आ गया, बिल्कुल। उसके बाद जो वक्ती परेशानियां आई, वक्ती परेशानियों की पैरवी सलीके से नहीं हुई, जहां सलीके से हुई वो वक्ती परेशानियां भी दूर हुई। मसलन वो जमा नहीं कर रहे थे, आगे का पूरा बिल मांग रहे थे, फोन से पैरवी हुई है और लोगों का जमा होना शुरू हुआ। तो कहाँ वादा खिलाफी हुई है? नंबर 1। नंबर 2, ये पिछली बार जो किया, पिछली बार सरकार ने तो वादा खिलाफी नहीं की। इन लोगों ने कई चीजें हैं जो भरमाई है आवाम को कि सरकार ने फ्लैट रेट देने का वादा किया था। उस दिन फ्लैट रेट की कोई बात नवनीत सहगल से हुई ही नहीं थी। सिर्फ उन्होंने आके अपना ये फरमान सुनाया, जिस पर ये लोग माला पहनने लगे, मिठाइयां खिलाने लगे, बधाइयां देने लगे। वो ये थी कि हमको जो है क्या नाम है, जुलाई तक फ्लैट रेट, और उसके आगे जो है अभी जब कोई नई बात होगी तो देखा जाएगा। इसमें कहाँ वादा खिलाफी? मुझे नहीं लगा। अगर कोई वादा खिलाफी नहीं हो रही है और बार बार उस पर इल्जाम लगाया जाए तो ये हम अपने हक में नुकसान दे। अब कल की जहां तक बात है, तो कल की अगर आपने जैसे कहा कि क्या 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 गारंटी, तो हमने अपनी ये शबीह पेश कर दी है कि वादा पूरा होने के बावजूद हमने कहा कि ये वादा खिलाफ है। तो अब वही शक्ल हमारी वहां सामने होगी और उसकी रोशनी में वहां क्या फैसला होता है
ये भी एक देखने वाली बात होगी, उसको तो अख्तियार है ना। बिल्कुल। आप किसी के साथ ईमानदारी बरते हैं और वो आपको बेईमान होने का इल्जाम लगा दे, तो दोबारा जब आप वो सामना करेगा आपसे, तो आप अच्छी निगाह से उसको नहीं देखेंगे। सही बात। नुकसानदेह है मेरे हिसाब से, ये नुकसानदेह हुआ है। खैर उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिसने किया वो जाने। कल जब सामना होता है, बातें होती हैं, तो मैं पहले से कोई प्रिजुडिस नहीं हूँ, पूर्वाग्रह नहीं है कि क्या होगा। हाँ, अगर फिर वही हरकत हमने की, सामने वाला वादा कर रहा है, हम उसको देखें, उसको एसेस करें, अगर फिर हमने वही हरकत की तो उससे बुरा नतीजा होगा। पहले हो तो सही वादा जब हो तो फिर उसके एश्योरेंस के लिए, उसको पक्का करने के लिए दूसरे तरीके हैं। आदमी बात करता है कि भाई आप वादा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी कि ये पूरा होगा। वो कुछ जवाब देगा, उसी में इसका असेसमेंट हो जाता है। हम क्यों पहले से ये किताब वादा खिलाफी हो गई थी, वादा खिलाफी हो जाएगी, तो जब आप कहते हैं हो गई थी तो मैं कहता हूँ नहीं हुई थी। अच्छा, कल जब आप लोग वहां पे जाएंगे तो पहले अपना प्रस्ताव रखेंगे या फिर सामने वाले से ये पूछेंगे कि आपका भी कुछ प्रस्ताव, यानी पहले उनका प्रस्ताव देखेंगे या फिर पहले अपना ही प्रस्ताव रख देंगे आप? नहीं, देखिए बात की शुरुआत तो दोनों तरह से होती है भाई। एक आधा है, दूसरा बैठा रहता है, पूछता है हाँ भाई क्या चले, या ये बताता है कि हाँ साहब आपने क्या बुलाया। बस बात की शुरुआत हो जाती है, फिर सीधे इशू पर आ जाता है आदमी। एक चीज, दूसरी चीज कि बहुत सब कुछ पहले से ही एसेस कर लेना, वो प्री मैच्योर होता है। हाँ। मौका महल तय कराता है, कहीं ना कहीं उसका निगेटिव पहलू भी पड़ जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसीलिए पहले से कुछ भी कहना प्री मैच्योर होगा, समझदारी नहीं होगी। हम एक उम्मीद के साथ जा रहे हैं, अक्सरियत के साथ होते हैं, हम अक्सरियत के साथ होते हैं, इसको ध्यान में रखा जाए। और किसी के भी साथ हो, एक के साथ होंगे दूसरा नाराज होगा, उसकी परवाह कतई नहीं करते। साफ कर दूं बात, 90% आवाम जिसमें फायदे में रहेगी, मैं उसको डंके की चोट मांगूंगा, वो चाहे 5 के भी बनता हो या 8 के भी बनता हो या 10 के भी बनता हो। ठीक है, ये मैं एकदम वाजे कर दे रहा हूं। तो आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी पब्लिक को, हमारी जो जनता, हमारे जो दर्शक हैं, उनको आप बताएं और उनको उम्मीद दिलाएं कि आगे क्या होगा और उनके हक में फैसला होगा या नहीं होगा, या फिर उनको क्या उम्मीद करनी चाहिए। देखिए, उनको मेरा यही पैगाम है कि जो गलती पीछे वो कर गए हैं, मसलन साफ कर दूं, हड़ताल पे चले गए, हड़ताल के बानियान ने बाहमी मशवरे के बगैर ये कदम उठाया था। अपने गिरबान में सर झांक डाल के देखें और खुद फैसला करें कि हड़ताल जो हुई थी वो सही थी या गलत थी, उसका नतीजा पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। और अगर ये लगे कि नहीं वो चूक थी, तो आइंदा के लिए ये बात जहन में रख ले सब लोग कि वो गलती ना करने का जहन बना लें, तो हम ये वादा करने की पोजीशन में होंगे कि काम होगा इंशाल्लाह। शर्त ये कि मौका दिया जाए सलीके से करने। बिल्कुल। और बेढंगापन जो अपनाया गया दोबारा फिर अपनाया जाता है, तो कौन गारंटी दे सकता है कि काम होगा। हम फिर मायूस होकर छोड़ देंगे, जाओ भाई जो करना हो कर लो। आवाम के ऊपर छोड़ देंगे कि देखता हूँ किसके पीछे जाते हो। ये बनता है ना कहने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो भीड़ कहीं अगर और चली जाए, तरह हम खड़े हुए तो हम क्या कर लेंगे। और पूरी आजादी है, कोई दबाव नहीं, कोई हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं कि लोगों से अपील करें कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट हमें दें। अच्छा, एक सवाल मैं बीच में ये भूल गया कि 9 तारीख को गालिबन लिस्ट जारी की गई थी जी, और 9 से 17 यानी कि लगभग 8 दिन का समय जब था आप लोगों के पास, तो आप सारे लोगों ने, यानी जिनको जिनको बुलाया गया, उन लोगों ने एक मीटिंग क्यों नहीं की और एक प्रस्ताव क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इससे जो इख्तिलाफ के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। देखिए, आपसे मैं फिर वही बात अर्ज करूंगा, इसमें इख्तिलाफ कम हो सकता है, खत्म तो नहीं हो सकता। जो 75 केवी और जो 50 केवी का डिमांड करने वाला है, तो 5 केवी पे कैसे मुत्तफिक हो जाएगा। 5 केवी वाले को लगेगा कि हमारे इनके चक्कर में मेरा 5 भी जा रहा है, वो क्यों राजी होने लगेगा। तो कोई एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। तो मेरा अपना जो नजरिया है, जो मेरा जो अपना मिजाज है कि मैं 90% अगर 5 वाले हैं, 10 वाले हैं, 90% अगर 5 वाले हैं, तो मैं 5 के साथ खड़ा रहूंगा। थोड़ा सा और बढ़ा देने से अगर 98% हो जाता है, और थोड़ा सा और बढ़ा देना मुमकिन है, मसलन 5 में 90% निपट जाएंगे पक्का। मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, पूरे सूबे की सियासत करना हम लोगों का काम नहीं। बनारस का हूँ, बनारस की बात कर रहा हूँ। 90% 5 केवी में निपट जाएंगे। अगर उसको 8 कर देते हैं तो 98% निपट जाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि 98 हो जाए। 100 होना नामुमकिन सा दिख रहा है, हो जाए सो फार सो गुड, बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर नहीं होता है तो 98% हो जाए।
नहीं होता है तो 90% हो जाए, बिल्कुल लेकिन 2% के लिए इनकी कुर्बानी देने के मैं कायल नहीं हूँ। नंबर 1, जो आप पैगाम की बात कर रहे हैं, तो आवाम को मेरा यही पैगाम है कि वो थोड़ा सा जोर से काम के बजाय होश से काम लेना सीखे। और अब इसके बाद वो गलती ना दोहराए जो इसके पहले वो कर चुके हैं, जिसका इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। त्योहार से ऐन मौके पर पीक टाइम में हड़ताल में झोंका गया, इतने लंबे लॉकडाउन की भुखमरी के बाद थोड़ा सा आसार दिखे थे कारोबार के, तो आपने जो है हड़ताल में झोंक के बर्बाद कर दिया, सरकार के माथे पे छाल दी। इसलिए ये देखना पड़ेगा आगे। मेरा यही पैगाम है, इत्तेहाद और इत्तेफाक वो सब नारे हैं, इंसाफ जो आसान है, मुमकिन है और किया जाना फर्ज है, वो करें। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि गरीबों की तरजीह दी जाए, तो उसके बाद बाकी लोगों का जितना भला हो जाए कोई एतराज नहीं है। हम बात कर रहे थे अतीक अंसारी साहब से, और इनसे बात करके हमें खुशी हुई और हमें ये उम्मीद है कि जो ये कल प्रस्ताव रखेंगे गवर्नमेंट वो एक्सेप्ट करेगी और वो बुनकरों के हित में ही फैसला लेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अतीक अंसारी साहब, आपसे बात करके खुशी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।